बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता है। आनुवंशिकता जो है हेरिडिटी होता है, यानी ये जीन के माध्यम से होता है, तो बदला नहीं जा सकता है। आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो ऐसी बात नहीं है, परिवेश वातावरण में भी मिलता है, तो ये दूसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीसरा कह रहा है आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है, इसे बदला नहीं जा सकता है। तो जो है आनुवंशिकता को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन पर्यावरण के माध्यम से तो बदला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये कह रहा है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग-अलग होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये बात सही है, तो इसलिए यहाँ पर पहले का चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया था कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर बताना है पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो जो है ये जो कहा जाता है 2 से 6 वर्ष को प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष को सेंसरी मोटर कहा जाता है, यानी संवेदी कामक अवस्था, और पूर्व बाल्यावस्था कहा जाता है 2 से 6 वर्ष के, और 6 से 11 वर्ष के बीच में मूर्त, और 11 से 18 के बीच में अमूर्त यानी अनौपचारिक कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 से 6 वर्ष पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर पहला प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर की बाहरी सिरे की ओर होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया शीर्षगामी, दूसरा अधोगामी, तीसरा प्रमुष्टिकीय, चौथा परिधीय। तो यहाँ पर जो है हो जाएगा विकास के सिद्धांत के अनुसार गामक अवस्था जो बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अधोगामित। यहाँ पर शीर्ष की अगर बात करता तो पैर की ओर जाता, तो यहाँ पर शीर्षगामी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर गामक अवस्था विकास की बात पूछ रहा है, तो इसलिए अधोगामी होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पर। 4 वर्ष की रिया को उसके माता-पिता की डाँट पड़ती है। जब वह सब्जियाँ खाने से इनकार करती है, तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। इसका व्यवहार क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर जो हो जाएगा द्वितीयक समाजीकरण होगा नहीं, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण में माता-पिता का होता है। द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय आ जाएगा, परिपक्वता से यहाँ से है नहीं, आनुवंशिकता की बात कहीं नहीं जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण जो है माता-पिता की डाँट सुनने के बाद गुड़िया पर जो है वह रिया अपनी डाँट वो भी दिखा रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर पहला हो जाएगा, प्राथमिक समाजीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर यहाँ पर पूछा गया है। अनीता ने रसीम का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रसीम ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से अदला बदला बदला ले लिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन-सी अवस्था पर है? आपको बताना है यहाँ पर कि कौन-सी अवस्था पर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, और दूसरा दिया गया है सामाजिकरण व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण, तीसरा कह रहा है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, और चौथा कह रहा है ये यांत्रिकी उद्देश्य उन्मुखीकरण। तो यहाँ पर जो है अदला-बदली कर रही हैं, तो ये जो है पहले जैसा कि कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण दिए हैं, तो ये पहले स्तर में आ जाएगा। आज्ञा और दंड कार्यपाल की नहीं है, यानी यांत्रिकी और उद्देश्य में आएगा, तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समाजीकरण में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये पहले का तीसरे का है, यानी चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो है कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण दिए गए हैं, तो ये देखिए पहला दिया गया पूर्व परंपरागत। इसमें जो है नैतिक विकास पहले 2 चरणों में शामिल है। यहाँ नैतिकता को वयस्कों के मानकों और एक क्रिया के परिणाम के आधार पर आंका है। तो यानी जो है पहला स्तर में, और उसका चरण कौन सा आएगा, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, तो इसमें नहीं आएगा। दूसरा दिया गया है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, और फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है दूसरा स्तर पूर्व परंपरागत नैतिकता, तो इसमें कौन सा आता है, इसमें आता है अच्छा लड़की अच्छा लड़का उन्मुखीकरण, और इस चौथा स्टेज क्या जाएगा, तो यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। और तीसरे स्तर पर देखिए क्या क्या आता है, तो तीसरे स्तर आता है पूर्व परंपरागत नैतिकता, इसमें आ जाएगा सामाजिक अनुबंधन, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वभौमिक सिद्धांत। तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 दिया गया है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है? यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, दूसरा कह रहा है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, तीसरा कह रहा है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता या सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। तो यहाँ पर सही उत्तर 6वें का हो जाएगा, ऑप्शन संख्या जो है तीसरा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है।
मानो मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता डैश कहलाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या आत्मकेंद्रीयवाद या संरक्षण या क्रमबद्धता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा, जो है राघव एक झाड़ू पर चढ़ रहा है। इसे चढ़ने का अभिनय यह प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में आएगा, यानी 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था में आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की के समीपस्थ विकास के क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली समीपस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षक की वर्तमान दक्षता की तुलना में, अब आपको बताना है यहाँ पर कुछ नीचे है या कुछ ऊपर है या उसी स्तर पर है या बहुत ऊपर है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार दिया गया जो है सहायता क्या होता है, तो हल्का सा ऊपर होता है, तो यानी कुछ ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या दूसरा, जैसे बच्चा बीच में फंसा है उसमें से आकर कुछ सहारा दे दिया जाए बच्चे को बीच में, तो यह कुछ ऊपर मदद हो जाएगा बच्चे का। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पर, अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता है रहता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस संवादवाद को क्या कहेंगे? आपको यहाँ पर बताना है, आत्मकेंद्रित संवाद या निजी संवाद या समूह संवाद या सामाजिक संवाद। तो यहाँ पर आपको बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार इसे क्या कहा है, तो इसे जो है निजीवाद यानी प्राइवेट स्पीच जो है बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यहाँ पर दिया गया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताया है एनसीईआरटी के अनुसार। रॉबर्ट के ने जो है नहीं है, अल्फ्रेड बी ने द्विकारक सिद्धांत एक कारक सिद्धांत का दिया, बी.एफ. स्किनर जो है क्रिया प्रसूत का दिए हैं सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 11 नंबर, अभिकथन दिया गया है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इनमें कोई भूमिका नहीं निभाता। तो यहाँ पर यह जो है सही बात है, यानी वितर्क क्या कह रहा है, कारण भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का उत्पादन है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही है। यहाँ पर पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। ये कह रहा है ए और दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये कर रहा है ए व्याख्या। तो यहाँ पर कह रहा है बी ए, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। 12 नंबर दिया गया है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अध्ययन एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है? तो आपको बताना है यहाँ पर, अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, या बी दिया गया है दूसरा, पाठ्यपुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। तीसरा कह रहा है, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले अस्थायी ज्ञान के बीच जुड़ाव बल। या चौथा कह रहा है, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर पहला ही हो जाएगा, जो है अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं। यहाँ पर पृष्ठभूमि कह रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर पहले 12 का पहला उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? आपको बताना है यहाँ पर, जेंडर आधारित रूढ़वादी अवधारणा को चुनौती देता है, या फिर कह रहा है लड़कियों और लड़कों की सहजता योग्यताओं में वृद्धि करने की व्यवहारिक उपागम है, या तीसरा कह रहा है यह जेंडर संबंधित पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या चौथा कह रहा है यह प्रशासन की प्रगतिशील को दृष्टिकोण दर्शाता है। तो जो है यहाँ पर केवल लड़कियों की बात की जा रही है, तो यानी ये जेंडर संबंधी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो है सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर, 14 नंबर यहाँ दिया गया है, एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, इसके कामों के नमूनों का संबंध करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है? आपको बताना है यहाँ पर, मानक एवं एक रूप, या योगात्मक एवं अध्यापक केंद्रित, या सतत एवं व्यापक, या मानक आधारित संदर्भ युक्त। तो जो है एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान जो है कर रही है, यानी कंटिन्यूअस, सतत एवं व्यापक, इसमें पूरे वर्ष मतलब कंटिन्यूअस भी और व्यापक मूल्यांकन भी हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पर, आकलन का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है यहाँ पर, बच्चे का भयमुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, या बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों से चिन्हित करना, या तीसरा कह रहा है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, या चौथा कह रहा है कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना। तो आकलन का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। तो आकलन का उद्देश्य यही है कि अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना।
तो 15 का सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह से शिक्षण शास्त्रीय युक्तियाँ अपनानी चाहिए? आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और पृथक अनुभागों में पढ़ाना। तीसरा कह रहा है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना। चौथा कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को दूर किया जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और भाव रखते हुए बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को पोषित करना चाहिए। तो यहाँ पर 16 का सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम ADHD ADHD वाला बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? आपको बताना है। यहाँ पर बैठकर चुपचाप काम करने की प्रवृत्ति या आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, या तीसरा कह रहा है दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, या बिना रुके लंबे गद्यांश को पढ़ने की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन बताना है। चौथे का जो है 17 नंबर का दूसरा सही हो जाएगा। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? ADHD कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पर बताना है। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा कह रहा है अन्य शिक्षार्थियों के अलग उनकी पृथक रूप से पहचान बनाने पर जोर देना चाहिए। तीसरा कह रहा है उन्हें बाह्य परितोषक देकर प्रेरित करना चाहिए। या चौथा कह रहा है विद्यालय द्वारा उनके लिए विकल्पित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए उन पर दबाव डालना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। उन्हें स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये यहाँ पर जो है पहला का सही 18 का सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। ये है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के शिक्षक का करना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करते हैं। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्यपुस्तक पढ़ने तथा कार्य करने की कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपको बताना है। यहाँ पर उसके अभिभावकों का उसका उद्देश्य काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए, या उसे पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने से अस्थायी छूट देनी चाहिए। उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों के रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए, या उसे सहपाठियों की कापियों उतारने के लिए दे देनी चाहिए। तो कापियाँ उतारने के लिए नहीं देंगे। यहाँ पर अभिभावकों से नहीं सलाह लेनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, जो उसे पाठ्यपुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन 19 का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। 20 नंबर यहाँ दिया गया है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निष्क्रियता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? आपको बताना है। यहाँ पर अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, या प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। या तीसरा कह रहा है प्रदत्त कार्यों के लिए मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। या चौथा कह रहा है लेखन कार्य की स्पष्ट घटा देंगे। तो यहाँ पर 20 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। प्रदत्त कार्यों के लिए मूल्यांकन में वर्तनी को महत्व नहीं देंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर 20 का तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 बात करते हैं। दिया गया है निम्नलिखित कथन में से कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को समुन्नित करने के लिए प्रभावशाली है? आपको बताना है। यहाँ पर पहला कह रहा है उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो ये जो है सही है। यहाँ पर फिर कह रहा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना। तो ये भी प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर कह रहा है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की उदाहरण समझाने के लिए कहना चाहिए, तो कहना चाहिए। और चौथा कह रहा है बच्चों को अपने निष्पादन की दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। तो यहाँ पर तुलना जो है निगेटिव वर्ड हो जाएगा, तो इसलिए नहीं हो जाएगा। तो यानी पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है पहला दूसरा तीसरा में तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ कह रहा है अहमद बच्चों को अपनी कक्षा में प्रभावी समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए सदृश्य चिंतन हेतु प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या क्या कह रहा है? ए और आर दोनों ये सही कह रहा है। आर कह रहा है बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापकों को उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाए। तो ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर ए और दो दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम
के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो यहाँ पर पहला दिया गया है ऑप्शन संरचनावादी और व्यवहारवादी या रटने पर आधारित अधिगम की अवधारणात्मक समझ, या तीसरा कह रहा है अन्वेषक आधारित अधिगम ड्रिल और अभ्यास, चौथा ऑप्शन कह रहा है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्वरूपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, तो ये जो है करती है रटने रटने पर आधारित अधिगम अवधारणात्मक समझ। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बात करते हैं। 24 नंबर दिया गया है, इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है विचार कथनों की तथ्यों में सत्यता और तर्क स्तर की संगतता की जांच करते हैं। तीसरा कह रहा है विचारक परिस्थिति में के संदर्भ में पर विचार नहीं करते। चौथा कह रहा है विचारक कल्पना करते हैं और विकल्प तलाशते हैं। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, तो यानी नहीं यहाँ लिखा है और लेकिन विचार करते हैं, तो जो नहीं सही है वही सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेरित करती है और यह उसे संतुष्टि देता है, यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा या अभावजन्य आवश्यक या शारीरिक आवश्यकता। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा, वह आंतरिक रूप से प्रेरणा है। अंतर से जो है प्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक एक बाह्य, तो यह जो है मेरा यहाँ पर अंदर से आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को समुन्नित करता है? तो यहाँ पर बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों में प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना या जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग या तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक, या चौथा दिया गया है अच्छे अंक लाने का दबाव। यहाँ पर सही उत्तर 26 का ऑप्शन संख्या यह तीसरा हो जाएगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। तो क्वेश्चन नंबर 26 का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है यहाँ पर, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है त्रुटियों से छात्रों को कमजोर और कुशाग्र विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में सहायता मिलती है। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों के आधार पर अध्यापक विद्यार्थियों को फेल करके अपना समय बचा सकते हैं। तीसरा कह रहा है त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने की अवसर देती है। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार लिखने के लिए कहकर त्रुटियों को तुरंत दूर करना चाहिए। तो ये जो है नहीं कहेंगे, और यहाँ पर ये भी नहीं कहेंगे, वर्गीकृत नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या कह रहा है फेल करके, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर तीसरा हो जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थियों की सोच समझने की अवसर देती है। तो ये जो है त्रुटियां होती है उसे सोचने समझने का अवसर देती है, उसे सुधारा जा सके। तो यहाँ पर सही उत्तर 27 का तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं। 28 नंबर यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? आपको बताना है। यहाँ पर भावनाएं या सांस्कृतिक संदर्भ या परिपक्वता या रुचि। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है सभी सही है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, या कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, या अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है, या अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों द्वारा घटित होता है। तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या तीसरा हो जाएगा, अधिगम सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा बाधित होता है। ये जो है बाधित होता है और नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं होता है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बात करते हैं। 30 नंबर दिया गया कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक में कार्टून और कहानियों द्वारा उपयोग किया गया है, इससे क्या होगा? आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों के मन में आवश्यक भ्रांति उत्पन्न होगी, या बच्चों में सीखने के प्रति बोरियत एवं अभिरुचि को बढ़ावा मिलेगा, या तीसरा कह रहा है विद्यार्थियों को ध्यान अधिगम और अवधारणाओं को सीखने से भटक जाएगा, या विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या चौथा ही हो जाएगा। विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जुड़ी लगने वाली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर भ्रांति जो है उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ पर बोरियत नहीं होगा, यहाँ पर अवधारणाएं भटक जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो है 30 का सही उत्तर चौथा हो जाएगा। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।